नमस्कार। भूगोल विषय संबंधी इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज तत्व। आज हम जो खनिज संसाधन है भारत में, इनकी हम बात करेंगे और इनसे संबंधित विश्लेषण करेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। वो हम देख लेते हैं आखिर क्या है खनिजों से संबंधित टॉपिक। नेचुरल रिसोर्सेस में अभी हम आज खनिजों की बात करने वाले हैं, खनिज तत्वों की। क्या होते हैं खनिज? तो खनिज का तात्पर्य होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनको खनन, उत्खनन एवं प्रवेधन की विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और इन सभी का आर्थिक महत्व होता है। खनिज क्षयशील संसाधन होते हैं। कैसे होते हैं? क्षयशील मतलब खत्म होने वाले होते हैं। अगर आप इनका उपयोग करते रहे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इनका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये अनवीकरणीय होते हैं ये, और क्षयशील होते हैं, ह्रास योग्य होते हैं। तो भारत में खनिजों की अगर बात की जाए तो स्थिति संतोषप्रद है। हमारे देश में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। हालांकि अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका, ये है जो ये वाला भाग, ये प्रायद्वीपीय भारत में, यहाँ पे आपको अधिकांश खनिज देखने को मिलेंगे, जो बड़ी मात्रा है। क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये तो नदियों के निक्षेपों से बना है, तो ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला मैदान उत्तर प्रदेश का, गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो इसलिए खनिज की दृष्टि से हमारा ये वाला जो प्रायद्वीप भारत है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं जो यहाँ की, तो इसमें बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे कोयले, धातु खनिज, अब्रक तथा अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार इसमें संचित हैं। तो प्रायद्वीप के पश्चिम में आप देखेंगे, पश्चिमी भाग में और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में तेल निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व गुजरात और असम के आसपास देखेंगे। वैसे राजस्थान का एरिया भी इसमें शामिल है, तो असम, तो इसमें आपको तेल निक्षेप भी प्राप्त होंगे। यहाँ पे तेल निक्षेप जो अभी हम अगर उसकी राज्य के हिसाब से बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात और असम, तो यहाँ पे तेल निक्षेप भी पाए जाते हैं। ठीक है, तेल निक्षेप भी है, गैस निक्षेप भी है, गैस भी है, नेचुरल गैस भी है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ये सब, इसलिए ये प्रायद्वीप जो भारत है महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में भी अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अलौह खनिज। तो ये जो जलोढ़ का मैदान है ना गंगा ब्रह्मपुत्र का, इसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसका कृषि के हिसाब से आर्थिक महत्व अत्यधिक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर खनिज कहाँ समाहित हैं? ये आपको देखने को मिले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। अभी हम देखेंगे कि आखिर कौन सा राज्य किस खनिज में सबसे आगे है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। गुजरात, तमिलनाडु। तो ये खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ आगे बात करते हैं। हालांकि ये जो, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो खनिजों का वितरण है ना, ये असमान है, वो अनियमित है भारत में, क्योंकि जो खनिज होते हैं ये एक भूवैज्ञानिक संरचना और एक बहुत विशेष कालक्रम में कुछ परिवर्तनों के सापेक्ष बनते हैं, इसलिए ये असमान संरचना होती है इसमें। आप देखेंगे चट्टानों के हिसाब से अगर बात की जाए तो देखेंगे आप धारवाड़ एवं कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं, कुडप्पा, भारत के प्रमुख धातु खनिज इसमें मिलते हैं, जैसे लोहा हो जाएगा, तांबा, सीसा, ये सारे खनिज आपको मिलेंगे।
और इसके अलावा अधात्विक खनिज भी इसमें मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ये सब मिलते हैं धारवाड़ कुटप्पा क्रम की। ये चट्टानें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से टिम्बरलाइट चट्टानों के बीच में हीरे प्राप्त होते हैं जब हम पन्ना की बात करेंगे। तो इस तरीके से भारत कुल 95 खनिजों का के लगभग उत्पादन करता है, जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन भी शामिल हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा लिग्नाइट, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, और परमाणु खनिज के रूप में एल्यूमिनाइट, रूटाइल, यूरेनियम, मोनोजाइट, ये भी भारत में होता है। इसके अलावा 10 धात्विक और 21 गैर धात्विक और 55 छोटे खनिज शामिल है भारत में। तो ये आप सब चीजें याद रखिएगा। सरकार के द्वारा, CSO के द्वारा इसका डेटा प्रकाशित होता रहता है, तो अलग अलग समय के हिसाब से डेटा आता है। जब आपकी परीक्षा हो तो उसके पहले आप किसी करेंट अफेयर की किताब से ये डेटा पढ़ सकते हैं कि कौन सा राज्य किस खनिज में आगे है। हालांकि हम 2023 के जो बेसिक रहा है उसको तो हम बता ही देंगे इसमें। तो बस इतना याद रखिएगा, जो खनिज होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक। अधात्विक खनिज 2 प्रकार के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, धात्विक कहलाते हैं। ये खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है, अयस्क। फिर इनको शुद्ध किया जाता है, तब ये खनिज इनसे प्राप्त होता है, तब इनसे धातु प्राप्त होती है। धातु लचीली होती है, पीट पीट कर किसी रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये धात्विक खनिज का एक मतलब हो गया। धात्विक खनिजों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हो जाएगा इसमें लौह धात्विक खनिज और एक हो जाएगा इसमें अलोह। लोहा का आप मतलब समझ ही गए होंगे, जिसमें लौह तत्व पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। लौह धातु खनिज हो जाएगा जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि। और जो अलोह धातु खनिज होते हैं जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम हो जाएगा, टिन, तांबा, सोना, शीशा। शीशा भी एक धातु है, याद रखिएगा यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलोह धातु में याद रखिएगा शीशा धात्विक खनिज में आता है, ना कि अधात्विक खनिज में आता है। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। शीशा अलोह धात्विक है। हमने शीशे की बात की थी जब सातवाहन साम्राज्य पढ़ा था हमने इतिहास में, तो शीशा अलोह धात्विक है, याद रखेंगे इस चीज को। और अधात्विक खनिज की बात कर रहे हैं, अलोह धात्विक खनिज ये, ठीक है। अगर हम अधात्विक खनिजों की बात करें, अधात्विक, तो अधात्विक में आपके हो जाएंगे ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पे हो जाएगा चूना पत्थर, संगमरमर, हीरा। हीरा भी हो जाएगा अधात्विक खनिज में, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, अभ्रक, जिप्सम, इसके अलावा कोयला, ये सब हो जाएंगे अधात्विक खनिज। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ और बात कर लेते हैं, पहले कुछ खनिज पेटियों की बात कर लेते हैं। आखिर भारत में कहाँ कहाँ खनिज पेटियां पाई जाती हैं, फिर एक एक हम खनिज के बारे में बात करेंगे। खनिज पेटियां, खनिज पेटी, तो ये खनिज पेटी प्रायद्वीपीय पठारों में अधिकांशतः है। खैर इनमें भी अगर हम डिवाइड करें तो इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, पठारी पेटी। दूसरा हो जाएगा इसे मध्यवर्ती पेटी, मध्यवर्ती यानी मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा आता है। तीसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी, इसको अरावली बोल सकते हैं, राजस्थान के पास, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। और चौथा हो जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी, ठीक है। ये सब पेटियां याद रखें, 4 इसका मुख्य विभाजन है जिसमें खनिज पाए जाते हैं इन सब में। तो ये सब हम देख लेंगे। उत्तर पूर्वी पठारी पेटी में हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये अपने आप में हमने इसका महत्व पढ़ा था, मौर्य काल में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य जो मगध महाजनपद है कैसे इतना शक्तिशाली हुआ, इसका कारण था छोटा नागपुर पठार, झारखंड के आसपास जो लौह तत्व यहाँ पे पाया जाता है इसलिए। तो छोटा नागपुर हो जाएगा इसमें झारखंड हो जाएगा, इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पेटी है। मध्यवर्ती पेटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, पूर्वी महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इस तरीके से कोयला, तांबे के कुछ भंडार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, प्राप्त होंगे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम पेटी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन से आ जाएगा, राजस्थान के क्षेत्र आ जाएंगे। और दक्षिणी पेटी की अगर हम बात करें तो इसमें कर्नाटक का पठार आ जाएगा, कर्नाटक के पास का एरिया। यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल है। इसके अलावा इसमें तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, गोवा का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये
महत्वपूर्ण हो जाएगी पेटियां। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम एक खनिज की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी एक चीज याद रखिएगा, एक कंपनी है एनएमडीसी, ये 1958 में भारत सरकार के द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित की गई थी, यानी पीएसयू है, ये सरकारी कंपनी है। तो एनएमडीसी भारत की क्या सबसे बड़ा लौह उत्पादक है, ये लौह अयस्कों का उत्पादन करती है भारत में, लौह अयस्क का। इसके अलावा ये आप देखेंगे हीरा, पन्ना में हीरा निकालने के लिए भी इस कंपनी का उपयोग किया जाता है, एनएमडीसी। तो ये काफी महत्वपूर्ण कंपनी है भारत की। इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो ये कंपनी आप याद रखिएगा, विकास निगम। चलिए, और ये कंपनी याद रखिए नवरत्न का दर्जा इसको प्राप्त है। जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो हम ये नवरत्न महारत्न को बहुत अच्छे से समझेंगे, या और इकोनॉमिक पढ़ेंगे तब भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसका कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कोयले से संबंधित। तो कोयला क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल है। तो कोयला मुख्यतः एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस शिला होती है, यानी हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है। कोयला का प्रयोग ऊष्मा, प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं देश में हमारे यहाँ बिजली बनती है, तो अधिकतर जो प्लांट है ये आपके क्या है, तापीय विद्युत प्लांट है, तापीय प्लांट है, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत का मतलब क्या होता है, जो इसमें जो बिजली बनती है, तो ये बिजली बनाने के लिए कोयला की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कोयला की ऊर्जा टरबाइन के माध्यम से फिर आगे चल के बिजली के माध्यम, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके रूप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, हमारे पास पहुंच जाती है। जैसे ऐसे होता है कि जो भट्टी होती है, भट्टी में कोयला जलाया जाता है, तो ये भट्टी से टरबाइन कनेक्ट होती है, और टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर का कनेक्ट होता है, जनरेटर, और जनरेटर से क्या है, आगे चल के विद्युत हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो एक क्रम होता है इसका, खैर ये मैकेनिकल टेक्निकल हो जाएगा, आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने डिस्कशन किया। तो याद रखिएगा कोयला बनता कैसे है, कोयला वनस्पति एवं जंतुओं के कार्बनिक अवशेष होते हैं, ठीक है, कार्बनिक अवशेष जो विभिन्न माध्यम से औषधि सेलों में एकत्र कर दिया जाता है। औषधि सेलें याद रखिएगा, दो सेलें, क्योंकि आपकी तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। तो इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, बस इतना थोड़ा सा जान लीजिए। आग्नेय औषधि क्या होता है, आग्नेय सेलें ये नई सेलें होती हैं। जैसे सपोज कीजिए ज्वालामुखी हुआ, तो इसके कई हजार सालों में ये सेलें बनके तैयार हो जाती हैं। आग्नेय सेलों की टूट फूट से ही औषधि सेलें निर्मित होती हैं, और जब औषधि सेलों के बाद एक और क्रम आता है, एक सेलें आती हैं रूपांतरित। ये क्या होता है, ताप और दाब के क्रम में रूपांतरित, ताप और दाब के क्रम में क्या होता है, ये सेलें कई बार बदल जाती हैं। जैसे कि चूना जो होता है, ये चूना संगमरमर में बदल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित सेल बोलते हैं। तो तीन प्रकार की सेलें होती हैं, खैर हम इनके बारे में आगे चल के कभी और आगे बात करेंगे। तो कोयला औषधि सेलों का उदाहरण है, ठीक है। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे दो क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, ये गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, और एक दूसरा क्षेत्र हो जाएगा तृतीय कल्प क्षेत्र। क्या होते हैं ये तृतीय कल्प क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला ये उच्च श्रेणी का होता है, ठीक है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा ताप उत्पादक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये वाला कोयला होता है इसमें निम्न होता है। इसमें ये इसकी जो क्वालिटी होती है, ये निम्न क्वालिटी होती है। इसमें गंधक की प्रचुरता के कारण, इसमें गंधक यानी सल्फर की बहुत ज्यादा प्रचुरता होती है, इसलिए इसको बहुत सारे उद्योगों में उपयोग नहीं किया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, यानी भारत में अच्छी किस्म का कोयला प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक कोयले की मात्रा की बात की जाए तो बिटुमिनस कोयला हमें प्राप्त होता है, बिटुमिनस। हालांकि इससे बेहतर कोयले भी होते हैं, लेकिन भारत अधिकतर बिटुमिनस कोयले का ही उत्पादन करता है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, और भारत के कोयला क्षेत्रों में अधिकांश निचले गोंडवाना काल संबंध है।
देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार ये कहाँ पे है? गोंडवाना क्षेत्र में है, गोंडवाना कोयले में है। ठीक है, 90% से अधिक ये आपका गोंडवाना क्षेत्र में ही कोयला मिलता है। गोंडवाना समझ गए होंगे आप, झारखंड जो छोटा नागपुर का एरिया है यही सब है। ठीक है, गोंडवाना कोयले का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी, सोन घाटी कोयला क्षेत्र। सोन घाटी आप वही देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में हमने बात की थी सोन नदी की, तो सोन की नदी के आसपास ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी कोयला खाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में है। यहाँ देखेंगे उमरिया के आसपास आप देखेंगे तो कोयला खाने मिल जाएंगे आपको, यहीं से तो सोन नदी निकलती है ना। चलिए, तो ये जाके गंगा में मिल जाती है, खैर छोड़िए इसको। तो सोन नदी घाटी, इसमें हो जाए कान्हन नदी घाटी, कान्हन घाटी ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच घाटी ये भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा। सतपुड़ा कोयला घाटी ये भी आपकी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। इसके अलावा वर्धा घाटी, इसके अलावा हो जाएगा राजमहल कोयला क्षेत्र, इसके अलावा गोदावरी घाटी। तो ये सब मुख्य क्षेत्र हैं और ये याद रखिएगा, एग्जाम में सारे पूछे जा चुके हैं तो आपको याद होने चाहिए इनके बारे में। तो ये मुख्य कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र है, ये दो ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक आता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के द्वारा हमारे ऊपर कई बार दबाव बढ़ाया जाता है कि आप कोयले का उपयोग कम करिए। हालांकि सरकार ने मना किया है कि कोयले का उपयोग हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोयला का उपयोग कम किया जाए 2030 तक। इसको बहुत कम हमें करना है और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करना है और 2047 तक हमें पूरी तरीके से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर हो जाना है। सरकार का इसलिए लक्ष्य, इसलिए सरकार आप देख रहे हैं कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ा भी रही है और लगातार कोयले से बिजली बन भी रही है अभी भी हमारे देश में। चलिए, तो रासायनिक संदर्भ में अगर हम कहें तो कोयले में कार्बन होता है जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है बल्कि ऊष्मीय क्षमता भी देता है। अगर तो पूछा जाए कोयले का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के कारण, तो ये याद रखिएगा। आइए कोयले के कुछ प्रकार देख लेते हैं, हम कोयले के प्रकार देख लेते हैं। तो कोयले के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें से होता है एक पीट कोयला होता है, एक होता है लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट। दूसरा एक बिटुमिनस होता है जो भारत में पाया जाता है सबसे ज्यादा, और एक होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट। जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, 40% से कम होती है इसमें जो पीट कोयला होता है। जबकि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 50 होती है, 40 से 50% होती है। और इसके अलावा बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 80%। और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट, 90 से 95%। तो हमारे देश में अधिकतर कोयला कौन सा निकलता है? बिटुमिनस, ये याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा लिग्नाइट कोयला भी हम यूज करते हैं। चलिए, तो एंथ्रेसाइट कोयला कोयले का सबसे अच्छा रूप है। ये बहुत चमकीला होता है और कठोर भी होता है। तो कार्बन की अधिकता के कारण इसमें ऊष्मीय क्षमता भी बहुत अधिक होती है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि का कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है हमारे देश में सबसे ज्यादा? हमारे देश में अगर हम बात करें मिनरल्स ईयरबुक की 2019 की, तो 79% लिग्नाइट कोयला हमारे देश में पाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए, इसके पास है सबसे बड़ा भंडार लिग्नाइट कोयले का, तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसीलिए तमिलनाडु के साउथ के कोयले को हमारे देश में कम उपयोग करते हैं। तो अगर मैप में अगर हम बात कर लें कोयले के भंडारों की, तो इस तरह को ऐसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कोयले के भंडार। ये भारत का आप मैप देख रहे हैं, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा कोयला और ये वाला क्षेत्र भी तमिलनाडु में हो जाएगा कोयला। ये हो जाएगा बिटुमिनस और ये हो जाएगा लिग्नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयरन ओर की बात कर लेते हैं। आयरन ओर आप जानते हैं हम लौह तत्व की बात करने वाले हैं, लौह अयस्क की बात करने वाले हैं। तो ये आप जानते हैं ये धात्विक खनिज है एक तरीके से,
धात्विक खनिज ही है पूरी तरह लोहे अयस्क। लोहे अयस्क किन किन सेलों में प्राप्त होता है? ये हमको प्राप्त होता है धारवाड़ सेल तंत्र से। धारवाड़ सेल तंत्र से हमें प्राप्त होता है। भारत में धारवाड़ सेल तंत्र भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेलों में से एक मानी जाती है। धारवाड़, याद रखिएगा, भारत में लोहे अयस्क के 4 प्रमुख क्षेत्र से भारत में लोहे अयस्क प्राप्त होता है। इसमें अगर हम बात की जाए तो हम देखेंगे, पहला स्थान देखेंगे उत्तर पूर्वी झारखंड का। पहला हम देखेंगे उत्तर पूर्वी, इसमें झारखंड और उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखेंगे मध्य भारत। मध्य भारत में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तीसरा स्थान देखेंगे प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत में कहाँ पाया जाता है लोहे? ये पाया जाता है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां यानी कर्नाटक में। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गोवा में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा हो जाएगा आंध्र, राजस्थान, इन सब में ही पाया जाता है ये आयरन, लोहे अयस्क। इसके अलावा बंगाल भी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रश्न बना था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडिला खान किससे संबंधित है? बेलाडिला खदान या खान किस संबंधित है? इसमें हेमेटाइट यानी सबसे उत्तम कोटि का लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे अयस्क का उत्पादन होता है, इसलिए ये खान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, बेलाडिला खान जो है ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ये मशीनीकृत सबसे बड़ी। वैसे भी आप जानते हैं किसी देश में लोहा उत्पादन होना उस देश में आर्थिक प्रगति का द्योतक होता है लोहा। तो लोहा उत्पादन होना ही चाहिए। अफ्रीका में लोहा नहीं है तो आप देख लीजिए अफ्रीका में उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो बेलाडिला खान से उत्पादित जो लोहा होता है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये जापान को निर्यात किया जाता है इस खान से कोयला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और लोकेशन है, इन लोकेशन के भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसी ही एक लोकेशन का नाम है कुद्रेमुख, कर्नाटक। कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख भी कर्नाटक लोहे अयस्क की खदान है। यहाँ पे कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। राजस्थान के उदयपुर जिले में नाथरा की पाल, ठीक है, कुद्रेमुख आप लोकेशन देखते जाइए। इसके अलावा उदयपुर जिले राजस्थान के उदयपुर में नाथरा की पाल एवं थूरहुंडेर क्षेत्र में, यहाँ पे भी लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क। हेमेटाइट अयस्क 79% पूर्वी क्षेत्र, मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के 2 अयस्क हैं। जो हेमेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये 79% पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, और जबकि मैग्नेटाइट आपका 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। 93% दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो इस तरीके से ये सब आप चीजें याद रखिएगा। चलिए, तो आपने देखा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्रों में आपका बाबा बुदन की पहाड़ियां दक्षिण भारत, कुद्रेमुख, बेल्लारी, अन्नादुर्गा, इन सब में सभी कर्नाटक में है। ये कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा में भी पाया जाता है ये आपका मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसके बारे में। तो आपका अगर हम मैप की बात करें तो भारत में जो लौह उत्पादन खनिज की है तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये भारत में लोहे अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र में होता नहीं है लोहा, लोहा है सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में। चलिए, तो भारत में इस तरीके से अगर देखा जाए तो लौह उत्पादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य हो जाएंगे ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा के बाद हो जाएगा झारखंड, झारखंड, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा कर्नाटक, और फिर हो जाएगा गोवा। तो इस तरीके से भारत में शीर्ष 5 राज्य हैं। चलिए, जबकि मैग्नेटाइट कोयले की, ये हेमेटाइट का है, याद रखिएगा, हेमेटाइट कोयले का है। जबकि मैग्नेटाइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब प्रमुख राज्य हो जाएंगे। तो चलिए, हमने इसके साथ आयरन ऊर की बात कर ली है, लोहे अयस्क की बात कर ली है। तो आइए अब बात करते हैं एक अन्य खनिज पर, और इस खनिज का नाम है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम,
का अयस्क होता है, अयस्क। और इसके अतिरिक्त इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। इसमें जैसा भी लोह अयस्क होगा, उसकी लोहांश होगा, उसके हिसाब से होता है इसका रंग। बॉक्साइट कब किन किन चट्टानों में पाया जाता है? तो टर्शियरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। टर्शियरी काल की लेटेराइट, कौन सी? लेटेराइट सेलों में पाया जाता है। याद रखिएगा, इसका उपयोग किस में होता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है। तो बॉक्साइट मूलतः ये हाइड्रेटेड हाइट ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये एग्जाम में एक बार प्रश्न बन चुका है। क्या होता है बॉक्साइट? मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो ये आप इसके बारे में संबंधित ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं रिजर्व के आधार पे आखिर कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ओडिशा राज्य बॉक्साइट के मामले में प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इसके पास बॉक्साइट है। आप देखेंगे तो करीब 65% भंडार ये, और 65% उत्पादन, और 51% भंडार ये संरक्षित करके रखता है। 2019 की मिनरल ईयरबुक के हिसाब से ये पूरा डेटा है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ओडिशा के कोरापुट और रायगढ़ क्षेत्र, कहां पे? कोरापुट और रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कहां पाया जाता है? गुजरात राज्य, गुजरात बॉक्साइट देवभूमि और द्वारका में होता है। इसके अलावा झारखंड, झारखंड एवं लोहरदगा, झारखंड राज्य के लोहरदगा, गुमला और लातेहार में बॉक्साइट पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर मैप में बात की जाए, ताकि आप मैप में आपको याद हो जाए, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा गुजरात हो जाएगा, और इसके अलावा थोड़ा सा साउथ में भी हल्का फुल्का पाया जाता है। बस ये बॉक्साइट के साथ, बॉक्साइट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो बॉक्साइट के अयस्क के परिशोधन के लिए लोहरदगा में, ये जो आप देख रहे थे झारखंड में लोकेशन, यहाँ पे संयंत्र भी लगाए गए हैं, संयंत्र। ठीक है, चलिए ये आप सब चीजें याद रखिएगा। आइए एक और अगले खनिज पे बात करते हैं। तो आइए एक और खनिज की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की, मैग्नीज की बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है हमारे देश का। अगर बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश इसके लिए महत्वपूर्ण राज्य है। अगर हम मिनरल ईयरबुक 2019 का डेटा लेते हैं तो इसके हिसाब से ये भारत के महत्वपूर्ण राज्य हो जाएंगे। वैसे भी ओडिशा में जो मैग्नीज है इसकी काफी महत्वपूर्ण खाने हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ बात कर देते हैं। ये मैग्नीज क्या कार्य होता है इसका? जो इस्पात उद्योग होता है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्पात उद्योग में। तो ये याद रखेंगे। कॉपर, शीशा, जिंक और निकल। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर की आपको सबसे महत्वपूर्ण खदानें मिलेंगी, आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। जो तांबा है इसकी इंपॉर्टेंट खदानें। आप जानते हैं तांबा विद्युत का सुचालक धातु होती है और काफी महत्वपूर्ण धातु है ये भारत में, और इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। बिजली तार बनाने वाले उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और भी उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तांबा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण धातु है। तो इसके बारे में आइए एक एक करके सारी चीजें जानते हैं। तो तांबा किसमें पाया जाता है? तांबा भारत में पाया जाता है धारवाड़, धारवाड़ की शिलाओं में या शैलों में तांबा पाया जाता है। इसके रंध्रों में पाया जाता है तांबा। तांबा का क्या होता है? सल्फाइड चालकोपाइडाइड के रूप में धारवाड़ की सिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ सेलों के अंतर्गत ताम्र के उत्पादन में भारत 3 महत्वपूर्ण जिले हैं। ताम्र के उत्पादन में एक तो हो जाएगा झुंझुनू, जो राजस्थान का जिला हो जाएगा, झुंझुनू जो इसका आप नाम जानते होंगे राजस्थान। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट में बहुत सारी तांबे की खदानें हैं। और एक हो जाएगा आपका सिंह भूमि, तो सिंह भूमि झारखंड में। तो ये तांबे की मुख्य खदानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
तो इंडियन मिनरल बुक 2019 की बात करें तो तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में है, यानी राजस्थान में खूब तांबा है। आप जानते हैं हमने बात की थी हड़प्पा, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी खेतड़ी से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात किया करते थे, तो यानी बहुत प्राचीन काल से ही तांबा पाया ही जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगर बालाघाट की बात की जाए तो यहाँ पे मलाज खंड की जो मलाज खंड उत्पादक क्षेत्र है, ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो ये आप सब चीजें याद रखिएगा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो अगर मैप की अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से एक बार, तो अगर हम मैप में देखें तो हम देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें ये वाला ये क्षेत्र देखेंगे, कुछ मध्य प्रदेश का देखेंगे, कुछ राजस्थान देखेंगे, इसके अलावा दक्षिण में भी कुछ देखेंगे, लेकिन दक्षिण का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए शीशे की बात करें तो शीशा आपका एक ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका दक्कन में ही पाया जाता है, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी की एक ये महत्वपूर्ण धातु है शीशा। ठीक है, हालांकि शीशा आप देखेंगे इसमें शीशे से संबंधित कुछ और चीजें देखेंगे तो शीशा प्रदूषण का भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कारण बन जाता है, लेकिन भारत में उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है शीशा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन अन्य खनिजों के बारे में याद रखिएगा, लेड, जिंक, निकल, ये सब भी महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा भी हम आगे भी करेंगे। तो एक आपके लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात डिस्कस करनी है। एक्चुअली में कुछ खनिज होते हैं, भारत में पहले अभ्रक पाया जाता था, ये भारत का मुख्य खनिज हुआ करता था, लेकिन अब ये द्वितीयक सूची में शामिल है, गौण सूची में शामिल है। तो इंडिया मिनरल बुक 2019 के अनुसार गौण खनिजों की कुछ सूची बनाई गई, इसमें कौन कौन शामिल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसमें से प्रश्न है। तो पहला तो जान लीजिए, इसमें ग्रेनाइट द्वितीय खनिजों में शामिल है, जिप्सम जिप्सम इसके अलावा इसमें हो जाएगा आपका क्ले हो जाएगा, क्ले हो जाएगा, इसके अलावा इसमें संगमरमर, संगमरमर ये सब द्वितीय खनिजों में शामिल होता है। अभ्रक ये द्वितीय खनिज होता है। ठीक है, क्वार्टज, सिलिका, स्लेट, बालू का पत्थर, इसके अलावा कुछ और भी खनिज हैं जो इसमें आ जाएंगे। तो आपको ये द्वितीय खनिजों समझ, वो पूछ लेगा कि कौन से निम्न में से कौन सा एक द्वितीय खनिज है, तब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, कुछ खनिजों की बात की, इसके अलावा और भी बहुत सारे अन्य खनिज हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो आप देखेंगे इसमें से, जैसे कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसमें क्रोमाइट, क्रोमाइट जिसमें उड़ीसा प्रथम नंबर पर आता है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट के मामले में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रथम नंबर पे होगा, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा अरुणाचल, इसके अलावा ताम्रा इसका हम देख चुके हैं, चांदी हो गया, चांदी, चांदी के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है, स्वर्ण के मामले में, सोने के मामले में सोना, इसमें कर्नाटक प्रथम नंबर पर आता है, चांदी राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से कुछ और खनिज भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम इनकी चर्चा बाद में करते रहेंगे। तो आज इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं यहीं तक, मिलते हैं किसी और अन्य लेक्चर में। नमस्कार।